दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल झूठ। शायद यही है कि अपना घर खरीदना एक बहुत ही सुरक्षित निवेश है। बिल्कुल। और अगर एजुकेशन की बात करें ना, हाँ। तो सबसे बड़ा झूठ ये है कि बस ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने से इंसान होशियार बन जाता है। मतलब ये दोनों ही बातें समाज में इतनी गहराई तक बैठी हैं कि लोग इन पर सवाल ही नहीं उठाते। सही बात है। और तो चलिए आज इस बात की परतें खोलते हैं, क्योंकि इस गहन चर्चा का जो मेन मिशन है ना, वो यही है कि कैसे इन बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को, चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो या फिर लंबे समय के लिए वेल्थ बनाना हो, इन एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के जरिए सुलझाया जा सकता है। मतलब इन्हें एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम की तरह देखा जा सकता है। सोचिए, अगर एक गगनचुंबी इमारत बनानी हो तो क्या कोई बस बिना ब्लूप्रिंट के ऐसे ही ईंटें रखना शुरू कर देगा? बिल्कुल नहीं। वहां तो सब कुछ बहुत ही नाप-तोल कर होता है। एग्जैक्टली। इंजीनियरिंग में हर चीज मापी जाती है। स्ट्रक्चर, लोड, फाउंडेशन, सब कुछ बहुत ही सटीकता से और मैथ के हिसाब से तय होता है। हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि इन दोनों ही मामलों में, चाहे सीखना हो या पैसा बनाना, सबसे बड़ी रुकावट जानकारी की कमी नहीं है। हमें लगता है कि हमें और डेटा चाहिए और किताबें पढ़नी है, लेकिन असल में सबसे बड़ी रुकावट खुद हमारा अपना इंसानी मनोविज्ञान है। मतलब हमारी साइकोलॉजी। ये दावा थोड़ा चौंकाने वाला है, तो इसे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आज के जो हमारे स्रोत हैं वो दो बहुत ही अलग-अलग जगहों से आते हैं। सही कहा। पहला है ए खटाना का लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम, जो जेनाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक हैं। और दूसरा सोर्स है सीधे वेल्थ और ह्यूमन फ्लोरिशिंग पर आधारित कुछ बहुत ही बेहतरीन एकेडमिक रिसर्च, जो इन्वेस्टमेंट को भावनाओं से हटाकर एक बहुत ही गणितीय नजरिए से देखती है। तो अगर हम पहले सोर्स पर आए, यानी खटाना के सिस्टम पर, हाँ। तो आज के दौर में जब हर हाथ में स्मार्टफोन है और इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन की पूरी सुनामी आई हुई है, तो ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस ज्ञान के समुद्र में गोते लगा रहा है। बिल्कुल। कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, कोई लेख पढ़ रहा है, कोई वीडियो देख रहा है। तो क्या ये सब सीखना नहीं है? बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन या भ्रम है। अच्छा। हाँ, मतलब सिर्फ जानकारी को ग्रहण करना या बस कंज्यूम करना सीखना नहीं होता। खताना का जो सोर्स है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करता है कि असली मास्टरी सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आती, बल्कि लर्न टू लर्न टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम से आती है। तो ये सिस्टम एग्जैक्टली काम कैसे करता है? जब कोई सिर्फ कोई आर्टिकल पढ़ता है या वीडियो देखता है ना, तो दिमाग में बनने वाले जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं वो बहुत ही सतही होते हैं। मतलब कच्चे होते हैं। हाँ, ये ऐसा है जैसे रेत पर कुछ लिखा जा रहा हो, जो अगली ही लहर के साथ मिट जाएगा। असली महारत तब आती है जब उस जानकारी को बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट्स में तोड़ा जाता है, उसे असल दुनिया में अप्लाई किया जाता है और फिर लगातार टेस्ट किया जाता है। एक मिनट, या एक सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। क्या ये जो टेस्टिंग वाला हिस्सा है, ये थोड़ा थका देने वाला नहीं है? मतलब ये तो वापस से स्कूल के उन दिनों की याद दिलाता है जब रट्टा मार के परीक्षा देनी होती थी। हाँ, ये डाउट आना बहुत नेचुरल है। राइट। इतनी सारी जानकारी पहले ही मौजूद है, तो क्या सिर्फ एक अच्छे सोर्स से एक बार ढंग से पढ़ लेना काफी नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। स्कूल वाली टेस्टिंग और इस टेस्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? स्कूल में जो टेस्ट होते हैं वो बस रटने की क्षमता जांचते हैं, लेकिन यहाँ जिस टेस्टिंग की बात हो रही है ना, उसका एक पूरा साइंटिफिक रीजन है, और वो रीजन है कॉग्निटिव फ्रिक्शन या मानसिक घर्षण पैदा करना। कॉग्निटिव फ्रिक्शन, जरा इसे एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल। बिना किसी स्ट्रक्चर और टेस्टिंग के ना, इंसान सिर्फ एक इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस में जी रहा होता है। मतलब उसे लगता है कि उसे सब आता है, पर असल में आता नहीं है। ओह अच्छा, मतलब अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो ये जिम जाने जैसा है? हाँ, बिल्कुल। कोई व्यक्ति घर पर बैठकर बॉडी बिल्डिंग के हजारों वीडियो देख ले, किताबें पढ़ ले, लेकिन जब तक वो खुद जाकर भारी डंबल नहीं उठाएगा, उसकी मांसपेशियां नहीं बनेंगी। डंबल उठाने से मांसपेशियों में जो माइक्रोटियर्स या जो घर्षण होता है, वही उन्हें मजबूत बनाता है। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। कॉग्निटिव फ्रिक्शन असल में दिमाग का डंबल ही है। राइट। जब दिमाग को कोई पढ़ी हुई जानकारी बिना किसी किताब की मदद के खुद से याद करनी पड़ती है या किसी नई प्रॉब्लम पर अप्लाई करनी पड़ती है, तो दिमाग को जोर लगाना पड़ता है। मेहनत करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। और यही वो मोमेंट है जब ज्ञान स्थायी बनता है। खताना का जो टेस्ट एंड स्कोर सिस्टम है, वो इसी बात पर आधारित है
कि जब तक सीखे हुए ज्ञान को टेस्ट नहीं किया जाता तब तक ये कैसे पता चलेगा कि हमारी इमारत की नींव में कोई दरार है या नहीं? ये नजरिया तो पूरी सोच को ही बदल देता है। बिना टेस्टिंग के तो बस एक ऐसा घर बन रहा है जो किसी भी तूफान में ढह सकता है। सही बात है। लेकिन अगर दिमाग जिम जाकर इस तरह से मजबूत हो भी गया तो इसका हमारे वेल्थ या हमारे वित्तीय भविष्य से क्या लेना देना है? और यहीं से हम अपने उस अकादमिक रिसर्च की ओर बढ़ते हैं जो हमारी संपत्ति के असली इंजन की बात करता है। अच्छा। अक्सर जब संपत्ति या वेल्थ का जिक्र होता है ना, तो लोगों का ध्यान सीधे शेयर बाजार या बैंक बैलेंस पर जाता है। हाँ, नेचुरली। लेकिन ये रिसर्च बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, खासकर युवाओं के लिए, सबसे बड़ा और सबसे कुशल इन्वेस्टमेंट वो खुद है। वो खुद है। हाँ, इसे ह्यूमन कैपिटल या मानवीय पूंजी कहते हैं। और पता, यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। अगर इस ह्यूमन कैपिटल को थोड़ा गहराई से समझें तो इसका मतलब सिर्फ एक कॉलेज की डिग्री लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कोडिंग में बहुत माहिर है, लेकिन अगर वो व्यक्ति खाताना के इस लगातार सीखने वाले मॉडल का उपयोग करके इसके साथ डिजाइनिंग या कंज्यूमर साइकोलॉजी की स्किल भी सीख लेता है, तो ये बहुत ही रेयर और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली स्किल्स हो जाती हैं। बिल्कुल। और जब इंसान इस तरह की कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स डेवलप कर लेता है ना, तो वो मार्केट में अपना खुद का एक इकोनॉमिक मोट बना लेता है। एक तरह की खंदक। हाँ, मतलब उसे आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये ह्यूमन कैपिटल एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिस पर पूरी जिंदगी भर कंपाउंडिंग का असर होता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा एसेट है जिसे कोई भी मार्केट क्रैश या मंदी छीन नहीं सकती। सही कहा। किसी के बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसके दिमाग से वो कोडिंग और डिजाइन का जो रेयर मिक्सचर है वो कोई नहीं निकाल सकता। एकदम सही। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब इस ह्यूमन कैपिटल के जरिए पैसा आना शुरू हो जाता है। पैसा आना शुरू होता है तब चुनौती क्यों? क्योंकि जब मेहनत से कमाया हुआ पैसा हाथ में आता है ना, तो इंसान उसे और तेजी से बढ़ाने के लिए छटपटाने लगता है। हाँ, ये तो है। अक्सर लोग इंटरनेट पर हॉट स्टॉक टिप्स ढूंढने लगते हैं या रातों रात अमीर बनने के सपने देखने लगते हैं। और यहीं पर वो सारा इंजीनियरिंग वाला गणित फेल हो जाता है। हर कोई बस अगला वॉरेन बुफे बनना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन वो जो अकादमिक रिसर्च है वो यहाँ क्या कहती है? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई टेस्ट एंड स्कोर जैसा एक क्लियर ढांचा है? हाँ, बिल्कुल है। और वो ढांचा बहुत ही सीधा है। अकेडमिक साहित्य इस बात पर पूरी तरह एकमत है कि इन्वेस्टिंग कोई रहस्यमयी कला या कोई जादू नहीं है। तो फिर क्या है? अगर इसे इंजीनियरिंग के नजरिए से देखें तो ये एक सॉल्व्ड प्रॉब्लम है, एक सुलझी हुई गणितीय समस्या। अच्छा, सुलझी हुई समस्या। हाँ, और सफलता का जो सबसे सीधा रास्ता है ना, वो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स के जरिए मार्केट रिटर्न हासिल करना है। एक मिनट, एक सुलझी हुई समस्या। लेकिन अगर कोई इस इंडेक्स फंड शब्द को पहली बार सुन रहा हो तो जरा इसे आसान भाषा में एक्सप्लेन कीजिए कि ये असल में काम कैसे करता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो, बिना किसी कॉम्प्लेक्स फाइनेंस जॉर्गन के। हाँ, बिल्कुल। तो शेयर बाजार में अलग अलग कंपनियों के शेयर चुनना ना ऐसा है जैसे भूसे के ढेर में से एक सुई ढूंढना। कभी आपको सुई मिल जाती है और कभी हाथ में सिर्फ भूसा आता है। तो इंडेक्स फंड्स का जो लॉजिक है वो कहता है कि सुई ढूंढने की इतनी मेहनत क्यों करनी, तो क्या करें? सीधे वो पूरा भूसे का ढेर ही खरीद लेना चाहिए। ओह वाओ। हाँ, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि किसी एक कंपनी पर दांव लगाने के बजाय पूरी अर्थव्यवस्था पर ही दांव लगा दिया जाए। ये तो बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। इसमें फीस बहुत ही कम होती है, कोई भविष्यवाणी नहीं करनी पड़ती और समय के साथ जो कंपाउंडिंग है वो अपना काम खुद करती है। लेकिन अगर इंडेक्स फंड्स का गणित इतना ही स्पष्ट और आश्वस्त करने वाला है तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पे। क्या सवाल? दुनिया में इतने सारे महंगे फंड मैनेजर क्यों हैं फिर? लोग हमेशा इन हॉट ट्रेंड्स और नई नई तकनीकों वाले महंगे प्रोडक्ट्स के पीछे क्यों भागते रहते हैं? क्योंकि यहाँ गणित नहीं बल्कि हमारा अपना सर्वाइवल ब्रेन हमारे साथ खेल खेलता है। सर्वाइवल ब्रेन मतलब जो हमारा प्राचीन दिमाग है? एग्जैक्टली। इंसानी दिमाग को लाखों सालों के इवोल्यूशन में इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि वो खतरे पहचान सके और तुरंत रिएक्ट कर सके। जंगल वाले खतरे। हाँ, तो जब शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है ना, तो वो सर्वाइवल ब्रेन हावी हो जाता है। वो डराता है, हमें बार बार पोर्टफोलियो चेक करने पे मजबूर करता है। हाँ, दिन में 10 बार ऐप खोल कर देखना। बिल्कुल, और भावनाओं में बहकर गलत फैसले करवाता है। मतलब हमारा ही दिमाग हमें वो सब करने के लिए उकसाता है जो हमारे अपने फाइनेंशियल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। हमें बस एक्शन चाहिए होता है,
खाली बैठना बोरिंग लगता है। और इसी बोरियत और इंसान के लालच का फायदा उठाने के लिए मार्केट में हाई फीस वाले थीमेटिक ETF और कवर्ड कॉल प्रोडक्ट्स लाए जाते हैं। अच्छा, ये जो नए नए फैंसी प्रोडक्ट्स आते हैं। हाँ, ये प्रोडक्ट्स मंथली इनकम या किसी बहुत ही हॉट सेक्टर का झांसा देकर लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन रियलिटी में इनकी जो हाई फीस होती है ना, वो लंबी अवधि की ग्रोथ को दीमक की तरह खा जाती हैं। बाप रे। इसलिए रिसर्च यही कहती है कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन अपनाना और भावनाओं को इन्वेस्टिंग से पूरी तरह बाहर रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। ये जाना बहुत जरूरी हो गया, जिसे हमने शुरुआत में दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल झूठ कहा था। अरे हाँ, रियल एस्टेट वाला टॉपिक। बिल्कुल। हमारे समाज में एक ऐसा लक्ष्य है जिसे लगभग हर कोई सक्सेस का सिंबल मानता है, अपना खुद का एक घर खरीदना। अक्सर यही कहा जाता ना कि रियल एस्टेट में तो कभी घाटा होता ही नहीं है। और यहीं पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे समाज के कुछ नियम बिना किसी लॉजिक के ही पत्थर की लकीर मान लिए जाते हैं। जो अकादमिक शोध हम आज देख रहे हैं वो बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि घर के स्वामित्व को इन्वेस्टमेंट के बजाय एक खपत या कंजम्पशन एक्सपेंस के रूप में देखा जाना चाहिए। एक मिनट, ये बात बहुत से लोगों को शायद बुरी लग सकती है। मुझे पता है। मतलब पीढ़ियों से लोग जमीन और घर खरीद तो अमीर हुए हैं, इसे खपत या एक्सपेंस कैसे कहा जा सकता है? चलिए इसे एक आसान एनालॉजी से डिकोड करते हैं। बिल्कुल, बताइए। एक घर असल में उस लग्जरी कार की तरह हो सकता है जिसे बहुत शौक से खरीदा जाता है। दिखने में शानदार होती है, समाज में रुतबा बढ़ाती है, लेकिन उस कार में लगातार पेट्रोल डलवाना पड़ता है, उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है, इंश्योरेंस भरना पड़ता है। सही बात है। वो कार अपने आप में कोई जादुई मशीन तो है नहीं जो हर महीने पैसा बना कर देगी, बल्कि वो तो लगातार पैसे मांगती है। ये जो तुलना है ना, ये बिल्कुल सटीक है। राइट? हाँ। एक घर की कीमत कागज पर जरूर बढ़ सकती है, लेकिन उस घर को बनाए रखने में जो पैसा खर्च होता है वो पैसा कभी वापस नहीं आता। और इसी खर्च को गणितीय रूप से समझने के लिए उस रिसर्च में 5% रूल का जिक्र किया गया है ना। हाँ, एग्जैक्टली। तो जरा इस 5% रूल को एक्सप्लेन कीजिए। इसका गणित समझना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो किराए की तुलना सिर्फ अपनी EMI से करते हैं। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर महीने का किराया 30,000 है और EMI 40,000 है, 10,000 और डालकर घर ही ले लो। हाँ, लोग सोचते हैं कि घर खरीदना बेहतर है क्योंकि कम से कम अपनी प्रॉपर्टी तो बन रही है। लेकिन ये जो 5% रूल है, ये उन छिपे हुए खर्चों को सामने लाता है जो अनरिकवरेबल कॉस्ट्स होते हैं। मतलब ऐसे खर्च जो कभी वापस लौट कर नहीं आते। ओके। किसी भी घर की कुल कीमत का लगभग 5% हर साल इन अदृश्य खर्चों में चला जाता है, और इसमें 3 मेन चीजें शामिल है। चलिए इन तीनों को एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई 1 करोड़ रुपए का घर खरीद रहा है। ठीक है, तो अगर घर 1 करोड़ का है तो पहला खर्च है प्रॉपर्टी टैक्स और घर का बीमा। ये कितना होगा? ये लगभग 1% होता है, यानी 1 लाख रुपए सालाना। मतलब 1 लाख तो सीधे टैक्स और बीमा में गए। हाँ। और दूसरा खर्च है घर का मेंटेनेंस, जैसे रंग रोगन करवाना, प्लम्बिंग या छत की मरम्मत। बिल्कुल। और ये भी घर की कीमत का लगभग 1%, यानी हर साल 1 लाख रुपए के करीब बैठता ही है। यानी 2 लाख रुपए तो हर साल बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के बस पानी में जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और तीसरा खर्च क्या है इसमें? तीसरा और जो सबसे बड़ा खर्च है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत, जो लगभग 3% मानी जाती है। इसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है यहाँ पर? मान लीजिए इस 1 करोड़ के घर के लिए 25 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया गया। ठीक है। अब अगर वही 25 लाख रुपए घर में फंसाने के बजाय उन लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में लगाए गए होते, जो हमने पहले डिस्कस किए थे, हाँ, तो लंबे समय में उस पर जो 10 से 12% का कंपाउंडेड रिटर्न मिलता, वो पैसा भी तो खो गया ना। ओह अच्छा, इस तरह से तो कोई सोचता ही नहीं है। तो 5% रूल बस यही सिखाता है कि इन सभी अनरिकवरेबल कॉस्ट्स को एक साथ मिला के देखना चाहिए। मतलब ये कहना गलत नहीं है कि घर खरीदना कोई बुरी बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं। लेकिन इसे एक गारंटीड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट समझने के बजाय बस एक लाइफस्टाइल चॉइस मानना चाहिए। एकदम सही शब्द है, लाइफस्टाइल चॉइस। अगर किसी को बड़ा घर चाहिए, अपना बगीचा चाहिए और वो व्यक्ति उन सारे अदृश्य खर्चों को खुशी खुशी उठा सकता है तो शौक से खरीदे। हाँ। लेकिन बस ये सोचना कि ये घर सबसे अमीर बना देगा, ये एक बहुत ही खतरनाक भ्रम है। बिल्कुल। और ये जो लाइफस्टाइल वाली बात आपने कही ना, ये हमें इस पूरी डीप डाइव के सबसे गहरे और अंतिम हिस्से तक ले जाती है। हाँ, क्योंकि सच कहूं तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है इन सब के बाद। क्या सवाल? अगर ना तो बड़ा घर खरीदना कोई अल्टीमेट लक्ष्य है और इंडेक्स फंड्स में पैसा डालकर उसे बस स्क्रीन पर बढ़ते हुए देखना है, तो फिर इस पूरी इंजीनियरिंग का, इस लगातार नई चीजें सीखने का और इन्वेस्ट करने का अंतिम उद्देश्य आखिर है क्या? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? और अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़े ना, हाँ, तो इस अकादमिक रिसर्च का सबसे अहम हिस्सा यही है। संपत्ति का होना तब तक पूरी तरह निरर्थक है जब तक वो एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन की ओर न ले जाए। मतलब पैसे का अपने आप में कोई मोल नहीं है। एग्जैक्टली। पैसे का खुद में कोई मूल्य नहीं है। असली वैल्यू तो इस बात में है कि वो पैसा आपको क्या करने की आज़ादी दे रहा है। आज़ादी। इसलिए जितने भी फाइनेंशियल गोल्स होते हैं ना, उन्हें जीवन की खुशहाली के एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क से होकर गुजरना चाहिए। और यहीं पर साइकोलॉजी का परमा मॉडल सामने आता है। परमा मॉडल, PERMA? हाँ। चलिए जरा इसे डिकोड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। परमा असल में मानव विकास या ह्यूमन फ्लरिशिंग का एक बहुत ही फेमस मॉडल है। ओके। इसमें P स्टैंड्स करता है पॉजिटिव इमोशन के लिए, मतलब सकारात्मक भावना। ये है एंगेजमेंट के लिए, यानी किसी काम में या फ्लो में पूरी तरह डूब जाना। R है रिलेशनशिप्स, मतलब गहरे और सच्चे रिश्ते। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर M है मीनिंग, यानी जीवन का कोई अर्थ या बड़ा उद्देश्य। और आखिर में A है अकम्प्लिशमेंट, मतलब उपलब्धि का एहसास। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करके करोड़ों रुपए कमा भी लेता है, हाँ। उसका बहुत बड़ा घर भी है और स्टॉक पोर्टफोलियो भी करोड़ों का है, हाँ। लेकिन वो हफ्ते में 80 घंटे काम कर रहा है, लगातार स्ट्रेस में रहता है, और उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। तो एकेडमिक नजरिए से देखा जाए ना, हाँ, तो वो व्यक्ति फाइनेंशियली भले ही बहुत अमीर हो, लेकिन साइकोलॉजिकली वो पूरी तरह से दिवालिया है। बहुत ही गहरी बात है ये। उसके पास परमा का अकम्प्लिशमेंट यानी A तो है, हाँ। लेकिन रिलेशनशिप्स यानी R और पॉजिटिव इमोशंस यानी P तो पूरी तरह से गायब हैं। तो इसका मतलब है कि वेल्थ को इस परमा मॉडल का एक इंजन होना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर पैसा इस मॉडल का सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा जीवन में स्ट्रेस ही बढ़ा रहा है, तो वो संपत्ति असल में एक बोझ बन जाती है। हाँ, और लोग यही समझने में गलती कर देते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। पैसा सिर्फ एक टूल है जिसका इस्तेमाल एक बेहतरीन जीवन को डिजाइन या इंजीनियर करने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आज की इस पूरी गहन चर्चा का एक क्विक समरी या निष्कर्ष निकालें, तो शुरुआत हुई थी खताना के सिस्टम से। वहां ये एक्सप्लेन हुआ कि सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता, उसे टेस्ट एंड स्कोर के जरिए परखने से ही असली मास्टरी आती है। हाँ, और वही मास्टरी और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं वो मिलके ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाते हैं। राइट। जो कि किसी भी इंसान की सबसे बड़ी और सबसे सेफ एसेट होती है। बिल्कुल। और फिर जब उस ह्यूमन कैपिटल से पैसा आता है, तो अपने डरे हुए सर्वाइवल ब्रेन और भावनाओं को इन्वेस्टमेंट से बहुत दूर रखना है। एग्जैक्टली। हॉट स्टॉक टिप्स के पीछे भागने के बजाय लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स के उस बोरिंग लेकिन बहुत ही सॉलिड मैथ पर भरोसा करना है। और इसके बाद हमने 5% रूल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के गणित से ये भी समझा कि अपना घर हमेशा एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बल्कि एक खपत होता है। और अंत में हमने जाना कि इस पूरी फाइनेंशियल और मेंटल इंजीनियरिंग का जो असली गोल है वो परमा मॉडल है। हाँ। पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट, रिश्ते, अर्थ और उपलब्धि, इनके बिना किसी भी वेल्थ का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। इस पूरी चर्चा ने वाकई उन चीजों की परतें खोली हैं जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस बातचीत को खत्म करने से पहले ना, एक ऐसा विचार है जो लगातार मेरे दिमाग में घूम रहा है, और ये आज के हमारे दोनों सोर्सेस के भी पार जाता है। अच्छा, क्या विचार है? आज के दौर में ह्यूमन कैपिटल यानी जो हमारी इंसानी समझ और स्किल्स हैं, हाँ, उन्हें सबसे बड़ी संपत्ति माना गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस इंसानी समझ को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस पागल कर देने वाली स्पीड के साथ जोड़ दें जो आज दुनिया देख रही है, तो क्या होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प दिशा है सोचने के लिए, है ना?
क्या फ्यूचर में संपत्ति या वेल्थ की परिभाषा ही पूरी तरह से बदलनी जाएगी? कैसे? मतलब जब एआई खुद ही कोडिंग भी कर लेगा और डिजाइनिंग भी कर लेगा, तब शायद सिर्फ एक स्किल का होना काफी ना हो। ये तो सच है। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा अटेंशन, यानी हमारा ध्यान और हमारा समय ही इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी करेंसी बन जाए? वाह! और अगर सच में ऐसा हुआ, तो क्या आज के ये जो इंडेक्स फंड्स हैं और ये जो पूरे फाइनेंशियल ढांचे हैं, वो इस नई करेंसी का मुकाबला कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी बना बनाया ब्लूप्रिंट अभी किसी के पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि पर्मा मॉडल और ह्यूमन कैपिटल के ये जो सिद्धांत हैं, ये खुद को कैसे अडैप्ट करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे किसी बहुत मजबूत गगनचुंबी इमारत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ब्लूप्रिंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही इस ज्ञान और खुशहाली का ये जो सफ़र है, ये कभी खत्म नहीं होता। सही कहा। इसे लगातार टेस्ट करते रहना होगा। इस सवाल पर विचार ज़रूर होना चाहिए। सीखते रहिए, टेस्ट करते रहिए और सबसे ज़रूरी बात, अपने जीवन को सही मायनों में खुशहाल बनाते रहिए। तो आज की ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।